के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर, वेदर यानी कि एक दिन के लिए, और क्लाइमेट वही मिनिमम 30 साल के एवरेज वेदर को लेके जो है वो क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। ओके, सो क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर। अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट और वेदर को जानने के लिए हम लोग किन किन चीजों को जानना पड़ता है, तो वो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इन 5 चीजों को हम लोग को जानना पड़ता है किसी भी जगह का क्लाइमेट या फिर वेदर जानने के लिए। ओके, सो इंडिया क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्योंकि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अरबी ट्रेडर्स ने जो है डिस्कवर किया था। ओके, इस जो मानसून है वो मौसम शब्द अरबी शब्द से आया जिसका मतलब है विंड की डायरेक्शन में सीजन का बदलना। ओके, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। और क्लाइमेटिक कंट्रोल्स यानी कि क्लाइमेटिक को मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, तो अब पढ़ते हैं 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। तो 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर रेंजिंग सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। ओके, सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है? बेसिकली जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, और यहाँ पर ये सूरज चाचू है, राइट, सन। तो सन जब अपनी हीट प्रोवाइड करेगा तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ पर आएगा? इक्वेटर में, ड्यू टू कर्वेचर। कर्वेचर की वजह से अर्थ जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, इक्वेटर जो मतलब जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। सबसे ज्यादा हीट सन की किसको मिलेगी? इक्वेटर को, और जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हीट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, और जितना ज्यादा आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होते जाएगा और प्रेशर बढ़ते जाएगा, राइट। तो एक ये रीजन होगा कि अगर आप केरला में जाओगे तो केरला में ज्यादा हीट रहती है, राइट, क्लाइमेट उसका थोड़ा सा हॉट रहता है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है 37 डिग्री इक्वेटर से दूर है, और केरला या फिर कर्नाटक जो साउथ इंडिया वो सिर्फ 8 डिग्री नॉर्थ में है, तो इक्वेटर से वो ज्यादा पास है, इसीलिए वो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा हॉट रहता है, हॉट या फिर वार्म रहता है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो ये थे रीजंस लैटिट्यूड के, और अब पढ़ते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। सो अब पढ़ते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। तो जितना ज्यादा आप हाइट पर जाते जाओगे जितना ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाते जाओगे। एल्टीट्यूड कहाँ से नापते हैं? सी लेवल से। सी लेवल से जितना ज्यादा आप दूर पर जाते जाओगे, जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाते जाओगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाएगा और प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब लो प्रेशर मतलब हाई एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू लो टेम्परेचर, और अगर लो टेम्परेचर है तो प्रेशर जो है वो हाई होगा। ओके, सो इसीलिए यही कारण है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो हाई एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए वो ज्यादा ठंड आता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। वहां पर हिमालय है और सी लेवल से ज्यादा दूर है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया जो है वो ज्यादा ठंड आता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ओके, सो अब पढ़ते हैं विंड एंड प्रेशर, विंड और प्रेशर के बारे में। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में। ओके, सो विंड जो है कि हमेशा उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, राइट। तो हमने पहले पढ़ा था कि इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर जो है ज्यादा है, प्रेशर कम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रेशर कम होने की वजह से एयर मासेस जो है वो ऊपर उठेगी। अब मैं इसको 3D ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मान के चलिए कि ये ऊपर उठी, राइट। यहाँ पर अगर लैंड है तो एयर मासेस जो है प्रेशर कम होने के कारण ऊपर उठी, और आधी विंड नॉर्थ में गई, आधी विंड साउथ में गई ऊपर उठने के बाद में, राइट। और जहां पर उसको टेम्परेचर कम मिला तो एनर्जी लूज की और वहां पर सबसाइड हो गई, वहां पर बैठ गई। नॉर्थ की विंड जो है यहाँ पर बैठ गई और साउथ की विंड यहाँ पर, पूरे पोल तक ही जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है वहीं पर जो है वो लूज करेगी, राइट। तो वहां पर जहां पर भी उसको कम टेम्परेचर मिला वहां पर जाके वो सबसाइड हो गई, राइट। अब विंड जो है वो जहां पर बैठी वहां पर टेम्परेचर कम है, इसी कारण जो है प्रेशर जो है ज्यादा है। विंड की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। अब मूव करेगी तो सीधा मूव नहीं करेगी, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड जो है राइट की तरफ मुड़ जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर की विंड जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों? कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ जो है वो रोटेट कर रहे हैं कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट, तो उसके वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स के लॉ को, इस लॉ को बोलते हैं फेरेल्स लॉ। तो इस फोर्स के कारण या फिर इस लॉ के कारण
जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड जो है ईस्ट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर की विंड वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगी, राइट। तो ये था प्रेशर एंड सरफेस विंड। और ऊपर वाली विंड को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्योंकि ईस्ट की तरफ से आ रही है, और नीचे वाली बोलेंगे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्योंकि ये भी ईस्ट की तरफ से आ रही है। तो ऊपर वाले को नॉर्थ ईस्ट विंड और नीचे वाले को साउथ ईस्ट विंड, राइट। तो ये था प्रेशर एंड सरफेस विंड। सो अब पढ़ते हैं अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। तो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, मेनली जेट स्ट्रीम होता है। तो जेट स्ट्रीम कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, अर्थ में टोटल 4 जेट स्ट्रीम है, 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और 2 पोलर जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, उससे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल की, सेल कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सपोज यहाँ पर इक्वेटर है, राइट, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और प्रेशर क्या है, कम है। तो एयर मासेस ऊपर उठेंगी, राइट, एयर मासेस ऊपर उठी, एनर्जी लूज करने के बाद जहां पर टेम्परेचर कम मिला वहां पर जाके सबसाइड हो गई। सबसाइड होने के बाद में जहां पर सबसाइड हुई वहां पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर मतलब विंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव की यानी कि ऐसे मूव की, ये बार बार ये प्रोसेस चलते रहेगा, ऐसे ऐसे बार बार प्रोसेस चलते रहेगा। तो इस तरीके से एक सेल का निर्माण हुआ, एक सेल का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं हेडले सेल, जिसको हेडले ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पर ये रखा गया, राइट, हेडले सेल बोलते हैं। मींस यहाँ पर ये इक्वेटर है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, विंड ऊपर उठी, एयर मासेस ऊपर उठी, प्रेशर कम है, इसीलिए ऊपर उठने के बाद में जहाँ पर टेम्परेचर कम मिला वहां पर जाके सबसाइड हुई, प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, मूव की, बार बार ये प्रोसेस हुआ जिससे एक सेल का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग हेडले सेल, राइट। इसी तरीके से इस साइड भी यही प्रोसेस हुई और यहाँ पर बैठी वहां पर 30 डिग्री पर बैठी, राइट, ऊपर उठ के कहाँ पर बैठी 30 डिग्री पर। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, 23.5 डिग्री टू 40 डिग्री को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, और 40 डिग्री टू 60 डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और 60 टू 90 डिग्री गोज टू फ्रीज जोन। ओके, तो ये 4 जोन जो है वो डिग्री के हिसाब से डिवाइडेड है। तो 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा, राइट। तो इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं, यहाँ से फ्लो करती है जेट स्ट्रीम। इसी तरीके से यहाँ भी एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से विंड ऊपर, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, विंड ऊपर उठी गई, सबसाइड हो गई, जहाँ पर कम प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव की, बार बार ये प्रोसेस हुआ, एक और सेल का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं पोलर सेल। अब दोनों सेल के फॉर्मेशन के बीच में एक अपने आप एक सेल का निर्माण हुआ। अब दोनों सेल के बीच में एक जगह है, तो ये जगह में एक सेल का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं फेरल सेल, राइट, जिसको फेरल ने डिस्कवर किया था। तो एक 3 सेल फॉर्म हो गए, पोलर सेल, फेरल सेल एंड हेडले सेल। तो इन दोनों सेल, पोलर सेल और फेरल सेल के बीच की जगह वैक्यूम हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेल हैं तो दोनों के बीच की जगह क्या है, वैक्यूम है। तो इस वैक्यूम से बहता है जेट स्ट्रीम। वैसे ही हेडले सेल और फेरल सेल के बीच में वैक्यूम हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो इन दोनों सेल के बीच से एक और जेट स्ट्रीम बहता है। और ये जेट स्ट्रीम जो पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में बहता है उसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, और जो हेडले सेल और फेरल सेल यानी कि जो सब ट्रॉपिकल जोन में बैठता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये नॉर्थ की मैंने कंडीशन बताई है, इसी तरीके से साउथ की भी कंडीशन होती है। तो नॉर्थ में 2 जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम, और साउथ में भी वैसे ही 2 जेट स्ट्रीम। तो टोटल कितने हो गए अर्थ में, 4 जेट स्ट्रीम, राइट। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है अर्थ में, टोटल 4 जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम क्या है, मेनली जो है वो मतलब एक फास्ट फ्लोइंग विंड है जो समर के टाइम में 110 किलोमीटर पर आवर, विंटर के टाइम में 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और 12,000 मीटर के हाइट पर रहती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जगह को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उस ट्रोपोस्फियर से ही जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है, राइट। तो सेल फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया कि सेल फॉर्मेशन कैसे होता है और सेल फॉर्मेशन के बीच से कैसे जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। सो अब पढ़ते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा है कि वेस्ट में कोई साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे इंडिया में जो है इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो क्या होता है कि जेट स्ट्रीम, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो 27 टू 30 डिग्री में बहती है, 27 टू 30 डिग्री में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहती है, ठीक है। तो जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आती है तो उसके रास्ते में क्या आ जाता है, मेडिटेरियन सी।
मेडिटेरियन सी उसके रास्ते में आ जाता है, तो वो उस मेडिटेरियन सी के पानी को लेते हुए, उसके वाटर वेपर को लेते हुए इंडिया के 27 टू 30 डिग्री में बारिश करवाती है। 27 टू 30 डिग्री इट मीन्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं 27 टू 30 डिग्री में, वहां पर जो है ये बारिश करवाती है विंटर के सीजन में, राइट। तो मैं एक बार और बता दूं कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, अब हम लोगों ने 4 जेट स्ट्रीम पढ़ी थी, 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और 2 पोलार जेट स्ट्रीम। हम लोगों को पोलार जेट स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से जो नॉर्थ में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बह रही है उसी से हम लोग को लेना देना है सिर्फ। तो क्या होता है कि जो नॉर्थ में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो 27 टू 30 डिग्री बह रही है, वो जब ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट हमेशा जेट स्ट्रीम जो है बहती है, क्योंकि रोटेशन अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो जेट स्ट्रीम जब वेस्ट टू ईस्ट बहती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर के समय में, तब क्या होता है कि वो जब बहती है तो मेडिटेरियन सी से पानी ला के इंडिया में बारिश करवा देती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जेट स्ट्रीम है, जो वो जेट स्ट्रीम जो है यहाँ से मेडिटेरियन रीजन से जो बारिश करवाता है उसको लोकल भाषा में महावत बोलते हैं, राइट। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में जो बारिश करवाता है 27 टू 30 डिग्री में, उसको लोकली हम लोग बोलते हैं महावत, जो इमेंस इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राबी क्रॉप्स के लिए। सो अब पढ़ते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में कैसे विंटर सीजन और समर सीजन कॉज होता है। तो जब आपने मैंने बोला था कि ट्रेड विंड जो है वो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से अफेक्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से मतलब इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बहती है जो ऊपर से आ रही है, राइट, नॉर्थ पोल से आ रही है। तो नॉर्थ पोल से जब वो आ रही है तो अपने साथ तो कोई ह्यूमिडिटी वो लाएगी नहीं, वाटर वेपर कोई नहीं लाएगी, क्योंकि ऊपर में जमीन है, कोई ओशियन, कोई सी नहीं है जहां से वो वाटर वेपर ला सके, कोई ह्यूमिडिटी ला सके। तो ऊपर से सिर्फ सूखी हवा आएगी, क्योंकि ऊपर में इंडिया के ऊपर में देखोगे आप तो रशिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जितने भी हैं इंडिया के ऊपर में पूरे लैंड है, कहीं पर भी सी नहीं दिखेगा आपको। तो ऊपर में जब ट्रेड विंड्स चलेगी तो अपने साथ वो जो है वो सूखी हवा रहेगी, राइट, ड्राई विंड्स रहेगी। तो ड्राई विंड्स तो अपने साथ कोई ह्यूमिडिटी लाएगी नहीं, और तो जब ड्राई विंड्स अपने साथ ह्यूमिडिटी लाएगी नहीं तो इंडिया में बारिश कैसे होती होगी। तो इसके हिसाब से तो इंडिया को जो है वो एरिड क्लाइमेट होना चाहिए था, यानी कि बारिश ही बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी इंडिया में। लेकिन हम लोगों को पता है कि बारिश इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, रेनी सीजन, बहुत सारे सीजन होते हैं और इंडिया में बारिश होती है, राइट। और इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो कैसे बारिश होती है तो वो हम देखने वाले हैं कि ट्रेड विंड्स जब ऊपर से चल रही है तो ऊपर में तो सिर्फ लैंड ही लैंड है, तो अपने साथ कोई वाटर वेपर वो नहीं लाएगी। ट्रेड विंड्स जब चल रही है तो किस तरीके से वो वाटर वेपर लाती है विंड कहीं से भी, और किस तरीके से बारिश होती है इंडिया में, मानसून आता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि नॉर्मल सी कंडीशन होती है, ट्रेड विंड्स चल रही है तो एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा सैंड की होती है, फिर लैंड की, फिर वाटर की, यानी कि जितना ज्यादा जल्दी गर्म होगा सैंड उतना ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, और वाटर की सबसे कम होती है, राइट। मतलब जितना जल्दी वो मतलब कम गर्म होगा, वो स्लोली गर्म होगा, स्लोली ठंडा होगा वाटर, ठीक है। तो लैंड और कंपैरेटिवली लैंड और वाटर में करें तो लैंड की कैलोरीफिक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। तो लैंड अब विंटर के सीजन में जो है वो ठंडी हवा चल रही है तो लैंड ज़्यादा ठंडा होगा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू सी। तो टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी डिक्रीज कहाँ हुआ, लैंड में, और प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू सी आराम से ठंडा होगा। तो टेम्परेचर जो है वो बढ़े रहेगा शुरू में, तो टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। तो विंड की प्रॉपर्टी होती है कि हाई टू लो प्रेशर मूव करता है। तो हाई प्रेशर कहाँ जनरेट हो गया, लैंड में, लो प्रेशर कहाँ जनरेट हो गया, सी में, राइट, इंडियन ओशियन में। तो लैंड टू सी मूव करेगा विंड, और ट्रेड विंड्स भी यहाँ से आ रही है। तो ट्रेड विंड्स क्या करेगी, हिमालय से जो ठंडी हवा है वो लेके आएगी और इंडिया में विंटर सीजन लेके आएगी। तो ये दो बात होती है विंटर सीजन की, कैसे जो है वो लैंड की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठंडा जल्दी हो जाता है तो इसलिए टेम्परेचर कम हो जाएगा जल्दी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से सी में कम
मतलब कम रफ्तार से टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इसके कंपेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, लैंड टू सी मूव करेगा और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा हिमालय से लाएगा। तो ये बात हो गई विंटर सीजन। आते हैं समर सीजन की, कि समर सीजन में क्या कंडीशन होता है। तो सूरज चाचू जो है जब अपनी हीट प्रोवाइड करेंगे तो लैंड ज़्यादा जल्दी हीटअप होगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू लैंड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो लैंड ज़्यादा जल्दी हीटअप होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वही वाटर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वाटर कम रफ्तार से हीट होगा, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब हाई प्रेशर कहाँ जनरेट हो गया, सी में। लो प्रेशर कहाँ जनरेट हो गया, लैंड में। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, तो इंडियन ओशन कहाँ मूव करेगा, लैंड में मूव करेगा। तो अब सी टू लैंड मूव कर रहे हैं, तो अपने आप जो है वो वाटर वेपर भी इसके साथ आएंगे, विंड के साथ, क्योंकि विंड कहाँ का है, इंडियन ओशन का है। इंडियन ओशन है कि वाटर के सरफेस का है, तो अपने साथ अगर वो विंड आएगा तो अपने साथ वाटर वेपर भी लेके आएगा। ठीक है, तो ये तो एक रीजन हो गया कि समर सीजन के बाद में क्यों मतलब रेनी सीजन आता है। अब आपको लग रहा हो कि समर सीजन में अगर विंड ऐसा चलता है तो समर सीजन में ही क्यों रेनी सीजन नहीं आ जाता, समर सीजन में ही क्यों बारिश नहीं हो जाती, राइट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि समर, ये पूरे प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। समर सीजन के बीच में या फिर उसके बीच या फिर लास्ट में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये पानी इवापोरेट होगा, फिर जाएगा, कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, तो ये पूरे प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। इसीलिए समर सीजन पूरा होने के बाद में, जस्ट खत्म होने के बाद में रेनी सीजन आता है, राइट। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून के बारे में, कि मॉनसून कैसे आता है इंडिया में, उसके क्या क्या कारण है। तो टोटल 5 कारण है, ये 5 कारण है कि मॉनसून इंडिया में कैसे आते हैं। पहला कारण है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने आपको अभी बताया कि विंटर और समर सीजन में डिफरेंशियल कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ वाटर की कैलोरीफिक वैल्यू के डिफरेंस की वजह से लैंड ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया अल्टरनेटिव क्रिएट होता है, और जिससे विंड का डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है, और जिससे विंटर और समर सीजन कॉज होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। अब ये क्या है भाई, ITCZ होता क्या है, कहाँ शिफ्ट होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर। ये भी हम देखने वाले कि ईस्ट ऑफ मदागास्कर के ईस्ट में कैसे हाई प्रेशर जनरेट होता है और कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, कैसे मॉनसून आता है। नेक्स्ट है द तिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड, यानी कि तिबेटन प्लेट्यू जो चाइना में है इंटेंसली हीटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर तो सन का ज़्यादा एनर्जी वो रिसीव करेगा, इसीलिए वो भी हम आगे पढ़ने वाले थे। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। जो जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा था कि 27 डिग्री टू 30 डिग्री बहती है, वो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज चली जाती है, कि हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है वो। कब, समर के सीजन में। अब क्यों जाती है वो हम आगे देखने वाले। तो अब पढ़ते हैं ITCZ के बारे में, कि ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन में यहाँ 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिकल जोन होता है, उसके आगे सब ट्रॉपिकल जोन होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, राइट। ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर फ्रिजिड जोन, राइट। तो ये ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, क्योंकि जब बहुत सारे रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कन्वर्ज होते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। और अगर एक पॉइंट से बहुत सारे रेज निकलते हैं, बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन। तो यहाँ पर हम लोग विंड की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी विंड एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ये जोन है, राइट। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बहुत सारे विंड्स जो है वहां पर आके कन्वर्ज होंगे। तो बेसिकली ITCZ क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, राइट। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो ऐसे ब्लो कर रही है ड्यू टू डिफ्लेक्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ, कोरियोलिस फोर्स। तो जब इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है तो इक्वेटर में जाके वो कन्वर्ज हो रही है ना, एक जगह जाके वो मिलेगी, इक्वेटर में ही मिलेगी। तो इक्वेटर में जहां पर वो जाके कन्वर्ज होती है, जहां पर जाके वो मिलती है, उसको बोलते हैं ITCZ। जो इक्वेटर के यूजुअली इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में
या 5 डिग्री साउथ में मौजूद रहता है, राइट, जहां पर सारे विंड्स जाके कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली इक्वेटर पे रहता है ना, कभी कभी नहीं, मतलब जहां पर सबसे लो प्रेशर जनरेट होगा वहां पर ये चला जाता है ITCZ, लेकिन यूजुअली इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में या 5 डिग्री साउथ में ये रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इंडिया के क्लाइमेट को इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये रेवोल्यूशन है, ओके। सो रेवोल्यूशन में क्या होता है कि समर के सीजन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा हीट, इंटेंस हीट कहां पर पड़ेगी, नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थ पोल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा हीट रिसीव करेगा सूरज चाचू की एज कंपेयर टू इक्वेटर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हीट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है ना, इक्वेटर से भी ज्यादा हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, इसीलिए सूरज चाचू की सबसे ज्यादा हीट किसको मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिलेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या जनरेट हो गया, हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो सबसे कम प्रेशर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर जनरेट हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जनरेट हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ITCZ कहां मूव कर देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चले जाएगा, क्योंकि ये एक लो प्रेशर की ब्रॉड ट्रफ पट्टी है, जो जहां पर भी इसको लो प्रेशर मिलता है वो वहां पर जाके चले जाती है। अब लो प्रेशर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है समर के टाइम में, तो कहां पर जाएगी पट्टी, कहां पर जाएगी ITCZ की, ITCZ कहां जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री में इंडिया को कट करता है, ठीक है। अब इंडिया को अगर कट कर रहा है तो 23.5 डिग्री में कट कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में ITCZ भी आएगा इंडिया में। अब ये लो प्रेशर की पट्टी है, जहां भी जाएगा लो प्रेशर बना देगा वो। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर आ गया तो इंडिया में और ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा, और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक तो कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंस, दूसरा ITCZ आ गया, तो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ, राइट। एक तो रीजन हो गया कि कैलोरीफिक वैल्यू का, दूसरा ITCZ आ गया यहाँ पर, तो और ज्यादा लो प्रेशर जनरेट हो गया, यहाँ पर और ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो गया, तो हाई टू लो और ज्यादा जो है मतलब अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा जोर से बारिश होगी, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में उतना ज्यादा स्पीड से जो है वो बारिश होगी, उतना ज्यादा स्पीड से मानसून आएगा, राइट। तो ITCZ यहाँ पर अगर आ गया तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इंडिया में, हाई प्रेशर यहाँ पर और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इंडियन ओशन के पानी को। तो बेसिकली ITCZ क्या है, लो प्रेशर की पट्टी, इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर area, okay, which usually lies between 5 degree north to 5 degree south and which is as much as parallel to equator and which shift to northern hemisphere and southern hemisphere as the low pressure decreases। means अगर लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है समर के सीजन में, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर देगा, और जब साउथ में कम प्रेशर है तो साउथ में मूव कर देगा, राइट। तो ITCZ बेसिकली यही है कि 5 डिग्री की प्रेशर की पट्टी, लो प्रेशर की पट्टी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मूव करता है समर के सीजन में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ज्यादा हीट डेवलप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और ITCZ यहाँ पर मतलब आने की वजह से इंडिया में और ज्यादा कम प्रेशर हो जाता है और ज्यादा डिफरेंस हो जाता है सी और इंडिया के बीच में, तो और ज्यादा अट्रैक्ट करता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर, तो और ज्यादा जल्दी से मानसून आएगा और ज्यादा एकदम बारिश होगी इंडिया में, ओके। सो ये है मेनली ITCZ। तो अब देखते हैं एनसो के बारे में। क्लाइमेट कंट्रोल के एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनसो, जो हमारे इंडियन क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है, राइट। एक और फैक्टर है, तो एनसो जो है वो दो से मिलकर बना हुआ है, EM जिसका मतलब है एलिनो और SO जिसका मतलब है सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन, ओके। सो अब पढ़ते हैं एलिनो के बारे में। तो एलिनो क्या होता है कि बेसिकली एक साइकिल होता है, ये पूरे जो कंडीशन है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, ओके। यहाँ पर मान लो इक्वेटर के नीचे जितने भी साइकिल वगैरह है वो चल रहे हैं, राइट। तो क्या होता है कि आपको मैंने बताया था साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। साउथ अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है पेरू, ओके। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड विंड्स जो है वो यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है, यानी कि ट्रेड विंड्स जो है वो ऐसे चल रही है, ठीक है। अब अगर ये मतलब चल रही है इधर, तो क्या करेगी,
अपने साथ में ये वार्म ओशन करंट जो है उसको भी लेके चलेगी, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट चल रही है कोल्ड ट्रेड विंड्स जो है, तो यहाँ पर वार्म ओशन करंट डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास एरिया, तो वार्म ओशन करंट यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वार्म ओशन करंट है, तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि ट्रेड विंड जो है वो ये वार्म ओशन करंट को उठा के ले जाएगी यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिपिटेशन करवाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, प्रेसिपिटेशन करवा दी, बारिश करवा दी, उसके बाद में वापस आएगी। तो ये प्रोसेस बार बार चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वॉकर सर्कुलेशन। ये वॉकर सर्कुलेशन आ गया समझ में। तो वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन होगी कि ऐसे ऐसे जो है वो इस तरीके से साइकिल चलते रहता है, ट्रेड विंड यहाँ से आएगी, वार्म ओशन करंट ले जाएगी, यहाँ पर बारिश करवाएगी, वापिस आएगी, फिर ऐसे साइकिल चलते रहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ओके, अब क्या होता है कि 2 से 5 साल के बीच में 2 to 5 इयर्स में क्या होता है, ट्रेड विंड्स की रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है। स्पीड कम होने के कारण ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती है कि वो अपने साथ में वाटर वेपर को ले जा सके, राइट। तो वाटर वेपर को नहीं ले जा पाएगी, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, तो वो ड्राई विंड सी चल जाएगी, राइट। वाटर जो है वाटर वेपर को नहीं ले जा पाएगी, तो ड्राई विंड चलेगी और ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं करवा पाएगी, राइट। तो वार्म ओशन करंट के अपने ही मतलब यहीं पर ही रह जाएगा। अब जब वार्म ओशन करंट हटता था तो वहां से नीचे से क्या आता था, कोल्ड ओशन करंट आता था। जब वार्म ओशन करंट हटेगा तो वार्म के नीचे क्या है, कोल्ड ओशन करंट है। तो कोल्ड ओशन करंट ऊपर आता था, अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स और फिशेस को भी लाता था। अब फिशेस जब आते थे तो पेरू में जो है बहुत सारा फायदा होता था कि फिशेस इंडस्ट्री यहाँ पर पहुंच सकती है, राइट। तो क्योंकि फिश जो है वो कोल्ड वाटर में रहते हैं, तो कोल्ड ओशन करंट ऊपर आया, फिशेस और न्यूट्रिएंट्स अपने साथ में लाया, तो यहाँ पर बहुत सारे फिशेस की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्न मार्जिन्स में जो है मतलब डेजर्ट होते हैं। हर कंटिनेंट में आप देखो कि उसमें वेस्टर्न मार्जिन्स पे ही डेजर्ट होंगे, क्यों? क्योंकि कोल्ड ओशन करंट बहता है। कोल्ड ओशन करंट बहने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिससे एयर मास से ऊपर नहीं उठ पाती है, ऊपर उठने के कारण कंडेंसेशन नहीं हो पाता, इवापोरेशन नहीं हो पाता है, और प्रेसिपिटेशन ना होने के कारण जो है वो पूरा धरती जो है वो बंजर हो जाती है, डेजर्ट बन जाता है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्न मार्जिन में ही डेजर्ट क्यों लाई करता है, क्योंकि कोल्ड ओशन करंट बह रहा है। अब करंट क्यों हो रहा है करंट, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है वो कंटिन्यूअसली हिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो है मॉल्टन मैग्मा में फ्लोट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हिल रहे हैं, जिससे ओशियन कॉज हो रहा है, करंट जो है वो बन रहा है ओशियन में, राइट। तो क्या होता है कि वार्म ओशन करंट को उठा के ले जाती है, वो तो ठीक है, नॉर्मल बात है, वॉकर सेपरेशन नॉर्मल, ठीक, हर साल चलती है। लेकिन 2 से 5 साल में जब ट्रेड विंड की रफ्तार है वो कम हो जाती है, तो वार्म ओशन करंट को आगे नहीं ले जा पाती है, यहाँ पर बारिश नहीं करवा पाती है और पूरा डिस्टर्बेंस कॉज हो जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड चली गई, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है विंड में कि वो वार्म ओशन करंट को ले जाके बारिश करवा सके, ठीक है। अब जब इसको नहीं ले गई तो यहीं पर वार्म ओशन करंट रह गया, कोल्ड ओशन करंट ऊपर आएगी तो फिशेस भी नहीं आएंगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगी, और इसीलिए पेरू के जो फिशेस की इंडस्ट्रीज हैं उसको एल निनो जब होता है, एल निनो क्या होता है, जब ये साइकिल को मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये जब साइकिल जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको बोलते हैं एल निनो। तो एल निनो जब आता है तो फिशेस की इंडस्ट्री को जो है बहुत नुकसान होता है। लेकिन एक फायदा भी होता है, वो है कि यहाँ पर बारिश होती है। कैसे बारिश होती है? क्योंकि वार्म ओशन करंट है, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर कम होगा, एयर मासेस ऊपर उठेगी, यहीं पर पूरे कॉन्टिनेंट में ही ये प्रोसेस होता है। वार्म ओशन करंट है, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, एयर मासेस ऊपर उठी, कंडेंसेशन हुआ, इवापोरेशन हो गया, यानी कि पूरे यही कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका में ही बारिश हो गई। तो इसीलिए इसको बेबी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद, राइट। दिसंबर के महीने में होता है ये मेनली, तो बेबी क्राइस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इस एल निनो की वजह से यहाँ पर बारिश होती है। क्योंकि बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो पूरा जितना भी बारिश है वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है, भले लोग को जो है वो मतलब ये नुकसान होता है कि फिशेस की इंडस्ट्री जो है पूरी ठप हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश होने के कारण इसको जो है भगवान का आशीर्वाद करके बेबी क्राइस्ट करके नाम देते हैं एल निनो को। मतलब एल निनो का मतलब ही है बेबी क्राइस्ट, स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। तो मेनली यही है एल निनो की नॉर्मल कंडीशन
जो चल रही है अभी वाटर सर्कुलेशन, यहाँ स्ट्रेट विंड्स आ रही है, ये लेके जा रही है, फिर वापिस से ऐसे चल रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जब ये कंडीशन ट्रेड विंड स्लो हो जाती है और ये कंडीशन जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एल नीनो। ठीक है, 2 से 5 साल में जब ट्रेड विंड्स की जो हवा रफ्तार है वो कम हो जाती है और ये सर्कुलेशन जो है वो ऑकर नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं एल नीनो। ओके, सो यही होता है बेसिकली एल नीनो, राइट। अब इससे इंडिया को क्या अफेक्ट करता है, अब एक इसके बाद देख लेते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, फिर देखेंगे कि इससे इंडिया को क्या अफेक्ट करता है, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इंडिया के क्लाइमेट को इससे क्या अफेक्ट करता है। तो अब देखते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो एल नीनो के बारे में समझ में आया कि एल नीनो क्या होता है। बेसिकली एल नीनो जो है वो एक सर्कल होता है सदर्न हेमिस्फीयर में ही, कि यहाँ पर वन ओशन करंट डेवलप हुआ क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर ट्रेड विंड्स आई, ट्रेड विंड्स वहां से लेके गई, यहाँ पर बारिश कर पाई, हाई प्रेशर लो प्रेशर हुआ, वापस आ गई, ये पूरा सर्कल को जो सर्कल चल रहा है उसको बोलते हैं वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन हुआ मतलब हो रहा है पूरा हर साल, लेकिन 2 से 5 साल में ट्रेड विंड्स की रफ्तार जब जो है कम हो जाती है, तो ये साइकिल जो है वो कॉज नहीं हो पाता है। अब साइकिल कॉज अगर नहीं हो पा रहा है तो पूरा डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, मतलब पूरा यहाँ पर बारिश नहीं होगी और यहाँ के फिश इंडस्ट्रीज को जो है बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन ये फायदा मिलता है साउथ अमेरिका को, यहीं पर बारिश हो जाती है, यहीं पर पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है, लो प्रेशर, और यहीं पर बारिश होती है। तो ये सर्कल जो चल रहा है उसका डिस्ट्रक्शन जब वो नहीं कॉज हो पाता है उसी को बोलते हैं एल नीनो। तो अब पढ़ते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्या होता है कि बेसिकली पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में चलता है। कभी कभी यहाँ पर हाई प्रेशर, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है और कभी कभी इंडियन ओशन में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ से यहाँ मूव करती है और कभी कभी यहाँ से यहाँ मूव करती है। तो एक ऑसिलेशन टाइप का ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, राइट। तो ऑसिलेटरी मोशन की वजह से इसको सदर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, इसीलिए इसको सदर्न ऑस्ट्रेलिया नाम से जाना जाता है। तो अब पढ़ते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट को एनसो से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली समर के सीजन में क्या होता है कि जब एल नीनो आता है, राइट, एनसो आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर वार्म ओशन करंट यहीं पर रह जाता है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और यही कंडीशन यहाँ पर भी थी कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, प्रेशर कम है, और वही इंडियन ओशन में कैलोरीफिक वैल्यू के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी हवा। तो हाई प्रेशर एक ही जगह है लेकिन लो प्रेशर यहाँ भी डेवलप हो गया, यहाँ भी डेवलप हो गया। तो इंडियन ओशन की हवा को इंडिया भी खींचेगा प्लस साउथ अमेरिका भी उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इंडियन ओशन की जो वाटर वेपर्स है, जो हवा है, वो साउथ अमेरिका की तरफ जाएगी क्योंकि ये जो है यहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा है। ठीक है, इसीलिए जो इंडियन ओशन की हवा जब एनसो आता है तो इंडियन ओशन की हवा कहाँ चली जाती है, साउथ अमेरिका साइड, जिससे इंडिया में मानसून नहीं आ पाता है और इंडिया में कभी कभी इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज हो जाती है और मानसून वगैरह नहीं आ पाते हैं। तो ये इफेक्ट होता है एनसो का इंडिया के क्लाइमेट पर। ओके, सो ये जितने भी टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर में, क्लाइमेट चैप्टर, उसमें हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।